बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो भी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और फिर से वापस आते हैं। कुलभूषण को मौत की सजा, भारत तिलमिला उठा। आर्मी कोर्ट ने बिना सबूतों के ये सजा सुनाई है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि न केवल हमारे नागरिक, उसके नागरिक भी हमारी गिरफ्त में हैं। इंडिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में साजिश रची गई। फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। भारतीय वजीर खारजा धमकियों पर उतर आई, कहती हैं कुलभूषण भारत का बेटा है और बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जादव को बचाने का काम। सुषमा जी, अब तो आप खुद ही मान गयी कि कुलभूषण भारत का बेटा है। ये भी मान लें कि भारत के बेटे दहशतगर्दी करवाने के लिए जासूसी करते हैं। भारत अब और क्या क्या ड्रामे रचाएगा। हमारी सालमियत के खिलाफ काम करने वाले लोग, चाहे वो सरहद पार से आएंगे या वो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग होंगे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। जरदारी के करीबी साथी लापता, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। क्या आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? ऑडिटर जनरल का ओहदा खाली, हुकूमत को डर किस बात का? क्या पनामा की वजह से नया ऑडिटर जनरल नहीं लगाया जा रहा? ऑपोजिशन हुकूमत पर बरहम। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलो नाज़रीन। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, और अगर रुख करें इस्लामाबाद स्टूडियोज का तो हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल हक साहब, और साथ ही साथ हमारा साथ देंगे इस डिस्कशन में खावर घुमन साहब भी। कुलभूषण को सजाए मौत का फैसला सामने आने के बाद डेफिनेटली भारत का रद्द-ए-अमल सामने आना था और वो आया भी। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि पाकिस्तान का यह कदम दो तरफा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। खैर, नुकसान तो इंडिया पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता है। निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, भारतीय वजीर खारजा मान गई हैं कि कुलभूषण जो है वो इंडिया का बेटा है, क्या कहेंगे इस रद्द-ए-अमल पर? देखिए, वो ओन तो कर रहे हैं, उनको इंडिया का बेटा तो है वो, उसके पास पासपोर्ट भी इंडियन था। बाकी जो उसकी कार्रवाइयाँ थी यहाँ पे, उसके बारे में उसकी जो एडमिशन है, अगर वो कहते हैं अंडर ड्यूरेस है उनके मुताबिक, अब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील का जिक्र किया जी। अब वो मुराद कौन से सुप्रीम कोर्ट से उसकी, जहाँ तक मेरी इत्तला का तल्लक है कि कुलभूषण यादव जो है अपील कर सकता है इस फैसले के खिलाफ, और वो 2 महीने की मुद्दत उसको है जिसके दौरान वो अपील कर सकता है जी। लेकिन वो कुछ आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। आया वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ये मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा जो सुषमा स्वराज ने जो धमकी दी है पाकिस्तान को, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एक तो वो कहती हैं कि जी हम कुछ भी करेंगे, लीगल के अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आखिरी हद तक जाएंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पुराने फाइनेंस में भी रहे हैं और बड़ी देर से वो सियासत में हैं और बड़े मुझे मेहना रो आदमी लगते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब बात की है कि पहले वो आज़ाद बलूचिस्तान की हमायत करेंगे, उससे मसला हल हुआ तो वो सिंध को भी आज़ाद करा देंगे। जिस तरह पाकिस्तान को तरने वाला है, जिसमें भारतीय जासूस या भारतीय हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान को भी अलग करा सकती है, कोशिश तो उन्होंने पूरी की है सही। और ये उसी कोशिश का शाह खजाना था जो कुछ यादेव साहब कर रहे थे जी। इसी तरह सिंध में उनकी प्रॉक्सी जो है वो MQM है। बिल्कुल सही है, MQM लंदन जो है जी जी। और ये जो यादेव है ये लंदन में MQM लंदन के हवाले से वहाँ कार्रवाइयाँ करता रहा ठीक। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान को इस बारे में बहुत मुताहत और
अंदाज से कदम उठाना पड़ेगा और प्रोवोकेशन जो है वो ज़रूर होगी, लेकिन बेहतर ये है कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से आगे चला जाए। इजहार साहब, भारतीय वज़ीर ख़ारजा कुलभूषण का केस लड़ने की ख्वाहिश रखती हैं और कुलभूषण के लिए हर फोरम पर लड़ने की धमकी भी उन्होंने दी है। क्या समझते हैं क्या कर सकता है इंडिया और क्या करेगा? देखें, जो उन्होंने रिएक्शन दिया है ये नेचुरल था और लॉजिकल था, उन्होंने यही रिएक्शन देना था। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हाँ हमने जासूसी के लिए भेजा था, लेकिन साथ एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है कि एक्स चीफ मिनिस्टर आज़ाद मकबूजा कश्मीर ने फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली की गवर्नमेंट को एक लिहाज से धमकी कह लें या वार्निंग कह लें, उन्होंने कहा है कि भाई तुम अपने कम डाउन फ्रॉम योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों से नीचे उतरो, जमीन पर आओ, नौजवान उबल रहे हैं और तुम्हें बात करनी पड़ेगी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, फ्रीडम फाइटर से और इस्लामाबाद से भी बात करनी पड़ेगी। 8 लोग कल शहीद हुए हैं, तो तुम कब तक ये करते रहोगे? तो बलोचिस्तान को और सिंध को आज़ाद कराने वालों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि पंजाब भी आज़ाद कराया जा सकता है, जहाँ हिंदुत्वा में तो सिख समझते हैं कि हिंदुत्वा में जो उनका आरएसएस का प्लान है इंडिया का, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसमें सिखों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें लाखों क्रिश्चियंस जो वहाँ रहते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा एक कश्मीर सिंह पहले जासूस था जो 30-35 साल पाकिस्तान की जेल में रहा और वो इनकार करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो उसने कहा कि हाँ मैं जासूसी करता रहा। असल मसला ये है कि इंडिया के अज़ाइम क्या हैं। देखिए, इंडिया के अज़ाइम 2 तरह के हैं। एक अज़ाइम उसके सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान आखिरी कांटा है उसके रास्ते में और वो डटा हुआ है। आप नेपाल को देख लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब उसकी जेली सैटेलाइट रास्ते बन गई। बिल्कुल ठीक। दूसरा उसका जो दूसरे जो अज़ाइम हैं वो मिडिल ईस्ट के हवाले से हैं। पाकिस्तान सद्दे राह बना हुआ है, वो हेजेमनी अपना गलबा चाहता है मिडिल ईस्ट पर और उसके लिए अब वो इंडोक्ट्रिनेशन, इन्फिल्ट्रेशन नफूज कर रहा है। पाकिस्तान उसके रास्ते की सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी दीवार है, बाहर भी दीवार है, अंदर भी दीवार है, इसलिए वो ये जासूसी, ये रेशा दवानियां, ये अपनी तरफ से हरकतें करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। घुमन साहब, क्या कहेंगे, कौन सा फोरम इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस हवाले से? जी, जो लीगल फॉरम है इसके बाद ये कोर्ट ऑफ अपील विद इन आर्मी, जो आर्मी चीफ जिसको हेड करते हैं वो 40 डेज़ के अंदर कुलभूषण अपील कर सकते हैं विद इन अपना। उसके बाद आर्टिकल 199 के तहत ये अपील जो है वहाँ से अगर खारिज होती है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 185 है, वहाँ से अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज होती है तो आर्टिकल 185 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ से अपील खारिज होती है तो आर्टिकल 45 है, 185 सुप्रीम कोर्ट का और 45 जो है वो सदर पाकिस्तान के सामने वो मर्सी पिटिशन में जा सकते हैं। ये तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि कुलभूषण डेफिनेटली वो अपनाएगा और जिसके बारे में उनके वज़ीर ख़ारजा ने बात की है। अब यह है कि करना क्या है। देखें, कुलभूषण की फॉर्म में हमारे पास एक लिविंग प्रेसिडेंट है, आपके पास एक इंडियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड की आपके पास एक एविडेंस है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम पूरी दुनिया के सामने इंडिया का जो एक भयानक चेहरा है वो सामने रख सकते हैं कि दिस इज हो इंडिया हमारे साथ कर रहा है या हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का कर रहा है। देखें, अब ये तो बिल्कुल, ये कल बयानात आ रहे थे कि फौरन से पहले उसको फांसी दे देनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली मैं नहीं समझता कि ये कोई ठीक अमल होगा। हाँ, ये लेकिन जरूर है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो कि वजारत खारजे का कलमदान भी होल्ड करते हैं, कि वो अब इस प्रेशर को कितना इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। प्रेशर तो मैंने पहले दिन जब ये खबर ब्रेक हुई उस दिन भी कहा था कि इंडिया चारों टाइमलाइन क्या होगी कि जो आप बता रहे हैं इतनी लंबी अपील का टाइमलाइन ये है कि कई साल लग सकते हैं फांसी देने के लिए। नहीं सर, कई साल नहीं लग सकते। जो कोर्ट ऑफ अपील है, जो वो कोर्ट ऑफ अपील है वो 40 डे की उसकी टाइम लिमिट है कि विद इन 40 डे जो वो कोर्ट ऑफ अपील में जा सकता है। तो 2 महीने कह रहे थे, वहां से अपील खारिज होती है तो ख्वाजा आसिफ 2 माह नहीं, उसके बाद फिर जा सकते हैं। ये
अच्छा, उसके बाद वो हाई कोर्ट, ख्वाजा आसिफ साहब को आपको पता है उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता। उन्होंने तो एनओसी दिलवा भी दिया था जनरल राहिल शरीफ को 2 दफ़ा, उसके बाद में कहा कि अभी नहीं दिया। आज भी उन्होंने वहाँ पे कहा कि अभी एनओसी नहीं दिया। उनके पास इंफॉर्मेशन को सॉलिड नहीं होती। ख्वाजा साहब को ज़्यादा सीरियस मत लिया करें। हाँ, वो किस अगर उनको ये कहा गया है कि नहीं यार वो वज़ीर दिफा है, आप उनको सीरियसली लें, उनके साथ भी मैं तो जरूर सीरियसली लूंगा उनको। वज़ीर दिफा ने जो भी बातें की है घुमन साहब उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जो भी उन्होंने बातें की, चाहे वो पनामा के हवाले से हो। निज़ामी साहब जो ऑन द रिकॉर्ड, जी जी जी, चाहे वो पनामा के रिकॉर्ड जो ख्वाजा आसिफ साहब जो करते रहे हैं, वो जो साहब के साथ बात करते रहे। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। निज़ामी साहब ब्रेक के बाद आएंगे वापस, लेकिन आपसे हम इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि खुर्शीद शाह ने कहा है कि इस फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। निज़ामी साहब, खुर्शीद शाह ने शिकवा कर दिया है, क्या कहेंगे? जी ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में कौन से मामले में पार्लियामेंट को खिताब लिया जाता है एतमाद में? अभी गुज़श्ता रोज़ 73 के आइन की 45वीं सालगिरह बनाएगी। उसमें आधा से ज़्यादा अरसा तो ये मुअत्तल ही रहा बेचारा आइन। अब भी अगर आइन मौजूद है तो पार्लियामेंट मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट जो कि एक बुनियाद है, मंबा है किसी भी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, बिल्कुल जमहूरी हुकूमत का, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। अब मसलन ये जो जनरल राहिल शरीफ को भेजा जा रहा है वहाँ इस्लामी फ़ौज के हवाले से, जी जी। उसमें पार्लियामेंट ने न्यूट्रलिटी का दिया अंदिया और इन्होंने उनको तमाद में लेके उनको मुकर्रर कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि उनको भी NOC के लिए अप्लाई नहीं किया उन्होंने। वो भाई ये अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है उनको? अब ये तो एक फेथ कंपनी हो गया। इमाम काबा आ रहे हैं, रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर आ रहे हैं, OIC के जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है इसमें पूरी तरह शामिल हो चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि मैं अगले माह मई में सऊदी अरेबिया जाऊंगा, वहाँ इसके TOR से बात होगी। जी जी। साथ ये भी दम भरा जाता है कि हम गैर जानबदार हैं, हम किसी ऐसी जो फ़िरका वारियत जज्बू आती हो अलायंस में नहीं है, ये अलायंस टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। भाई कौन से टेररिज्म के ख़िलाफ़ है? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान कौन से टेररिज्म का शिकार है? पाकिस्तान किस किस्म के टेररिज्म के ख़िलाफ़ है? और अगर ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है तो क्या वजह है कि जो इमाम काबा है उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ खुल के यहाँ तनकीद की? और जो घुमन साहब ने बात कही है कि जी ख्वाजा आसिफ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो वज़ीर दिफा है, सीरियसली उनको लेना पड़ता है और वो ऐसी बातें कर रहे हैं और ज़ाहिर है हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये क्या ये मतलब मैसेज दे रहे हैं गू मगू का और गवर्नमेंट का? ये पर्ची जमहूरियत है, इसमें मैंने कोई जमहूरियत है, कोई जमहूरियत का कोई आप कहते हैं खुर्शीद शाह गिला कर रहे हैं। इसी मामले में हम अपनी मनमानी करते हैं। एक सीक्रेसी से गवर्नमेंट होती है, आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सऊदी अरब से हो जाती है, कतर से हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात। जी जी निज़ामी साहब देखें, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। जो 342 जो मेंबर्स का हाउस है उसको एतमाद को होल्ड करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल वो पार्लियामेंट उनको ये पावर दी हुई है सारे फैसले लेने की। अगर सऊदी अरब को इन्होंने कमिटमेंट दी है तो वो लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उन्होंने कमिटमेंट दी है। अब उसके बाद ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी के जी हम नहीं कह रहे। उसके बाद याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर जो है उनके वजीर सैफरान, वो बयान देते हैं कि जी अगर राहिल शरीफ ने ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली तो ये उनके कदो काट में कमी आ जाएगी, कंट्रोवर्शियल पोजीशन हो जाएगी। ये सारे आपस की बात है। निज़ामी साहब, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन, आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आपकी सिविल हुकूमत, आप तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हैं राहिल शरीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में। हाँ, उसके बाद अगर उस पर गवर्नमेंट का कोई अपना उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमने डिसीजन लेना या नहीं लेना, वो एक डिफरेंट बात है। वो तो गवर्नमेंट को खुद के सामने आप मुझे गलत समझे, बजाय इसके कि सारे का सारा मुद्दा डालना कि राहिल शरीफ, मेरा ये मकसद कहने का, अपने पैसे कमाने के चक्कर में, मेरा मकसद ये कहने का ये है कि एक लफ्ज होता है
डबल स्पीक, एक होता है ऑरवेलियन डबल स्पीक। हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। भाई आवाम को बताएं तो सही कि क्या हो रहा है। ना काबीना का इजलास होता है, ना काबीना को पता होता है क्या हो रहा है, ना पार्लियामेंट को पता होता है। हम मीडिया वाले ऐसे टामक टोलियां मारते रहते हैं, ऐसे बातों को एग्जैजरेट करते रहते हैं। निजामी साहब गालिबन यही कहना चाह रहे हैं। जी इजहार साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, खुर्शीद शाह का कलभूषण के बारे में जो बयान है पार्लियामेंट के हवाले से, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो इस वक्त इररेलेवेंट है। इस वक्त मामला जो है वो आगे जा चुका है। खुर्शीद शाह को इस वक्त ये देखना चाहिए कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसके कानूनी नतायज क्या होंगे, भारत क्या कर रहा है और हमें आइंदा के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। खुर्शीद शाह साहब उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस में से हैं जिन्होंने इस पार्लियामेंट को बेवक्त किया है। निजामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है और मैं इस लॉजिक से अपने भाई की एग्री नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं तो वो जो कुछ कहते हैं वो उसके बिहाफ पर, तो इसका मतलब है कि बजट भी फिर पार्लियामेंट में न लाया जाए, वो भी पास कर दें। असल में हमारे यहाँ कैबिनेट का भी हवाला निजामी साहब ने ठीक दिया है। मुद्दतों कैबिनेट के इजलास नहीं होते पार्लियामेंट में, कोई गिनती में गिने उंगलियों पर गिना जा सकता है जब ये लोग तशरीफ लाते हैं। तो खुर्शीद शाह साहब ने ये जो रोना रोया है, ये एक गलत मौके पर सही रोना रोया है। गलत मौके वैसे इस पे इजहार साहब देखिए, जहां तक जो नवाज शरीफ साहब का, उनके पास जितनी भी पावर है वो ड्राइव करते हैं अपनी पोजीशन एज अ लीडर ऑफ द हाउस। वो पार्लियामेंट से सारी पावर लेते हैं। ये तो आप वो बात कर रहे हैं आजकल, आप वो बात कर रहे हैं जो भारी मैंडेट से सरशार थे। पिछली दफा तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब नहीं कि वो तो उनकी ख्वाहिश हमेशा से रही है। आपको प्राइम मिनिस्टर को लाइसेंस टू किल नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट है, अदलिया है, पाकिस्तान के अवाम है, मीडिया है। आप यानी रात के अंधेरे में जो मर्जी फैसला करें सऊदी अरेबिया के साथ या जिसके साथ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है फैसले पे। जैसे आप कह रहे हैं वो नहीं है मेरा मतलब, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए किसी चीज़ में। जी घुमर साहब। अच्छा, वैसे जो थोड़ा सा खुर्शीद शाह साहब के बारे में, वो स्मेरा, वो खुर्शीद शाह साहब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है पिछले 4 साल से, और उस कमेटी का इतना उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उसका हशर कर दिया है कि वहाँ पे जो चौधरी निसार साहब के ज़माने में मैंने खुद PAC कवर किया है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे केसेज आए, बड़ी अच्छी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई और बहुत सारे लोगों को अकाउंटेबल किया। लेकिन जब से खुर्शीद शाह साहब उस PAC की कमेटी में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही, कोई केस नहीं पकड़ा जा रहा। वो ऐसे लग रहा है जैसे एक लॉन्ड्री लगी हुई है, जितने ऑडिट जो ऑब्जर्वेशन है वो आती है, आराम से उसका सफाया हो रहा है और काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट को जो स्ट्रेंथ देनी है, जो पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का ये काम है जो उनको एज ए चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करना है, जो कि वो नहीं कर रहे। ये तो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बयानात हैं। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक आदमी का नाम नहीं है, उसके बहुत से मेंबर्स होते हैं। और चौधरी निसार साहब के ज़माने में भी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, वो ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन बाकी यहाँ मेंबर आजकल भी PAC के फ़ाल हैं। लेकिन जो आपकी लॉजिक है उसके लिहाज से तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल, वो सब कुछ सर देख, वो तो भाई एक गवर्नमेंट ने डिसीजन करना है, एतमाद यकीनी तौर पर आपने पार्लियामेंट से ले लें, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर का मकसद क्या होता है? कैप्टन ऑफ द शिप है, उनके पास पावर्स हैं सारी। अगर प्राइम मिनिस्टर हुकूमत वक्त जो है 480 बिलियन का, मैं आपको एक बात की याद दहानी कराता चलूं, तो किस पावर्स के तहत किया? एक बात की याद दहानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खुद को फैसला नहीं कर सकता, काबीना की मंजूरी चाहिए। भी जो AD ख्वाजा के केस है उसमें भी सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है, तो ये को कार्ट ब्लांच नहीं है। लेकिन मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता था कि आज जस्टिस एजाज अफजल ने ऑरेंज लाइन केस पे बात करते हुए एक अजीब किस्म का रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फैसला देंगे जो सदियों याद रखा जाएगा, 1 सदी तक याद रखा जाएगा। फिलहाल तो मसला ये है कि फैसला को दें तो सही ना, ये तो ऐसे है कि उन्होंने एक बहुत यानी जो एक एक्शन फिल्म है, सस्पेंस डाल दिया है, उसका ट्रेलर को दिया है ये उन्होंने। बिल्कुल सही। निजामी साहब के इस सवाल का जवाब घुमन साहब से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले निज़ामी साहब ने एक सवाल छोड़ा कि जस्टिस एजाज अफजल मजीद सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं। जी घुमन साहब। अच्छा, वो इस सवाल पे जाने से पहले मैं वो थोड़ा जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, आर्टिकल 92 वो कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर मे एक्ट डायरेक्टली आर थ्रू मिनिस्टर्स। वो डायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं और मिनिस्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ये आर्टिकल एनीवेज ये बहस बाद में रहेगी। देखिए, अब इजहार साहब मेरे से एग्री नहीं करते, लेकिन आप देखिए सब लोगों को जो है पनामा केस का फैसला है, फौज ने स्टेटमेंट दी कि इंतजार है, फैसले का जल्द आ जाना चाहिए। गवर्नर सिंध ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी और उसमें कहा कि जी स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, मुल्क के मुआशी हालात वो नहीं इजाज़त दे रहे कि फैसला ज़्यादा लटकाया जाए, आ जाना जाए, गुम की कैफियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही है। उसके बाद इमरान खान साहब तो वो हर रोज़ उनको तो सबसे ज़्यादा उसका इंतजार है। अब मेरे ख्याल में फैसला आ जाना चाहिए। यहाँ तक इंतहाई माजरत और एहतराम के साथ निज़ामी साहब, हमें 100 सदी के लिए नहीं चाहिए, हमें तो आइंदा 15-20 साल 25 साल के लिए कैसा फैसला चाहिए जो मुल्क की सियासत है उसको एक डगर पे डाल दे, मुल्क की जो सियासत को करप्शन फ्री कर दे। जो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, एक दफ़ा वो उसमें को बेहतरी की उम्मीद नजर आ जाए। जहाँ तक ताल्लुक है सदी का, तो अच्छा फैसला आ जाए तो पाकिस्तान की तारीख बिल्कुल तारीख बदली जा सकती है। क्यों नहीं बदली जा सकती? जी, ये सदी के बारे में मैंने एक बात करनी है जी। वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो फैसला सदियों तक रहे जिंदा वो इम्पोर्टेंट भी होता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक 100-150 साल पहले एक केस आया था कि टमाटर जो है वो फल है या सब्जी है, क्योंकि ताजिर उसको फल कहता था और कोर्ट ने कहा कि उर्फ़े आम में सब्जी है। वो आज भी शुमार हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर ऐसा केस जानदार भी हो, लेकिन यहाँ किस्सा ये है कि वो जो कहते हैं ना कि कान मुजरिम है मगर आंख गुनाहगार नहीं। हम रोज सुनते हैं पनामा केस आ रहा है। अब वो आ भी जाए, अब जो भी कुछ होना है हमारे साथ या मुल्क के साथ या नून लीग के साथ वो हो भी जाए, बिल्कुल सही है। लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन जब इंतजार बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो मायूसी में बदल जाता है और लोग इंतजार करना छोड़ देते हैं। मैं इसमें कुछ अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जजेस ने सस्पेंस भी क्रिएट किया, लेकिन ये काफ़ी मेहनत तलब और अलकरेजी का काम भी है फैसला लिखना। जी। और उसमें काफ़ी जुस्तजू और मेहनत भी है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है मेरे ख्याल से, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मसलन अज़हर साहब ने अमेरिका की मिसाल दी, लेकिन अमेरिका में ऐसे केसेस हैं जिन्होंने तारीख बदल दी। मसलन बसिंग, मतलब है कि उसका मतलब है काले और गोरे एक बस पे नहीं बैठ सकते थे पहले, उन्होंने ख़त्म कर दी, सेग्रीगेशन ख़त्म कर दी। अगर जब ये कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इस फैसले में ऐसी एडिट्स लेके आएंगे कि आइंदा किसी हुक्मरान को ये जरूरत ना हो कि वो इस तरीके से मुल्की दौलत को डिक्लेयर किए बगैर को बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाए, या हमारे मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून ना हो। यानी आप देखें इस वक्त सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो ज़िया-उल हक ने एक बहुत बड़ा मर्ज छोड़ गया यहाँ। वो ये है कि हर सियासतदान जो है बिजनेसमैन भी है। शुगर मिलों पर शुगर मिलें लग रही हैं सियासतदानों की, टेक्सटाइल मिलें लग रही हैं, सीमेंट मिलें लगा रहे हैं। भाई आपने अगर कारोबार करना है तो फिर ये सियासत ना करें। तो मुसीबत ये है कि इस सारे मामले में मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन जो है, जितनी इन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है, इसको इन मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन या बरियत जो है उससे ज़्यादा इसकी तारीख साज ये हैसियत होगी। ठीक है जी। इजहार साहब, घुमन साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? निज़ामी साहब पहले ही वहाँ पे लोगों को जो है ना, हुकूमती अरकान को अब रातों को नींदें नहीं आ रही। आपने जिस बयान दिया ना कि काला गोरा अब एक साफ में खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान में काले गोरे तो नहीं है, पाकिस्तान में तो जो अमीर और गरीब के अंदर फर्क है वो उसी को खत्म होना है। और हर बंदा यही उम्मीद लगाए बैठा है कि पहले जो इससे पहले कभी वो जो कहते लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत लोगों को जो छोड़ दिया जाता था, कभी लोग पैसे के जोर पे निकल जाते थे। 90s के अंदर जस्टिस सजाद अली शाह का जो केस हुआ सबके सामने है। तो अब हर बंदे की यही उम्मीद है कि एक ऐसा फैसला आ जाएगा जो कि वाकई इंसाफ और मेरिट पे मबनी होगा, जिस तरह ISPR ने भी कहा। अब देखना, जिस तरह इजहार साहब ने कहा कि आप आ भी जाए और देखते हैं अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। अब तो थोड़े दिन वैसे खुदा न करे कहीं ये कहना पड़े कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो देखा तो एक कतरा खून निकला। अब अल्लाह करे वो इतना ही तारीख साज हो जितना हम तवक्को कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जरदारी के करीबी साथी नाज़रीन लापता होने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत पर बरस पड़ी है। निज़ामी साहब, जरदारी साहब वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, उनके इल्ज़ाम में किस कदर सच्चाई देखते हैं? दरअसल बात यह है कि ये अब फिर वही बहस आ जाती है कि वफाकी हुकूमत है क्या। आया एजेंसियाँ वफाकी हुकूमत का हिस्सा? अब हो ये रहा है कि मोडस ऑपरेंडी इस तरह है कि ये जरदारी साहब के एक तो मैनेजर ही हैं, शायद लगारी साहब तकरीबन, एक और साहब जो उठाए गए वो भी उनके करीबी साथी हैं। जी जी। होता यह है कि उनको बजाय वो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने की बजाय ये उनको कहीं ले जा के इंटेरोगेट करके उनसे मवाद हासिल करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। सही। उसकी बेसिस पे ये खदशा ठीक है, ये जरदारी साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की एक दूसरी कोशिश है। इससे पहले डॉक्टर आसिम के ज़रिए ये कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर आसिम के ज़रिए उन्होंने दूसरा चीज़ आजमाई कि उन्होंने टेररिज्म और मुख्तलिफ केसेस में करप्शन और ये और वो ले लिया। लेकिन डॉक्टर आसिम ने जरदारी साहब के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने तकरीबन 2 साल वो जेल काटी। तो अब ये दूसरा मोडस ऑपरेंडी है और मेरा ख्याल है कि हदफ इसका जरदारी साहब ही है। हदफ इसका जरदारी साहब है। इजहार साहब, आप किस तरह से मुत्तफिक हैं आप निज़ामी साहब की बात से? वाकई के जरदारी के खिलाफ जो है ये घेरा तंग किया जा रहा है? देखिए, अगवा अगर इस कबील का नहीं है जो इसकी तरफ निज़ामी साहब ने इशारा किया है, तो दूसरा तो अगवा बराए तावान है, वो तो ये नहीं है। अगर अगवा बराए तावान होता तो अब तक बताया जा चुका होता कि इतना दें। देखिए, उसूली बात यह है कि जरदारी साहब का मामला हो, नवाज शरीफ का मामला हो, ABC का मामला हो, अदालतें मौजूद हैं, मुल्क में कानून मौजूद है, उसके मुताबिक हर काम होना चाहिए। जब भी हम इस किस्म का कोई काम करेंगे जिसमें ग्रे एरिया आ जाए, जिसमें कोई शेडी किस्म के मामला हो, तो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए ये चीज़ सही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी करना है जरदारी साहब के खिलाफ वो आप खुले आम करें और जो मुल्क में राइज कानून है, जो अदालतें हैं, उसके मुताबिक करें। ये तो एक उल्टा अपने आप को बदनाम करने वाली और जरदारी साहब को हीरो बनाने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में लोग अगवा, वो जरदारी साहब को अब पता चला है, वो कहते हैं ना, ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। साल 1.5 साल पहले की रिपोर्ट याद आ रही है कि एक वक्त में कम अज कम मुल्क भर से 1000 के करीब आदमी अगवा होकर इलाका गैर में जाते हैं। तो लोग अगवा हो रहे हैं, अवाम अगवा हो रहे हैं, ताजिर अगवा हो रहे हैं, डॉक्टर अगवा हो रहे हैं, उनकी तो कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात है, वो एक बड़े फिगर हैं और इसकी जाहिर है कि ज़्यादा प्रोमिनेंस और ज़्यादा प्रोजेक्शन होगी। सही है। घुमर साहब, क्या समझते हैं, अगवा की खबर अगवा ही है? नहीं, मैं देखें इसको मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। ये एक ज़बून हाली जाहिर करता है हमारे जो वफाक के इदारे हैं, कानून और इंसाफ के इदारे हैं। ये क्या बात हुई कि अगर FI एक्ट करता है या नैब एक्ट करता है तो उसके ऊपर जरदारी साहब बयानबाजी शुरू करते हैं, खबरदार मेरी तरफ देखा, खबरदार मुझे हाथ लगाया। भाई, इदारे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, स्टेट के इदारे हैं, सियासत एक साइड पे होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने पोलिटिसाइजेशन इतनी ज़्यादा कर दी हुई है। आपने खुद तो 18वीं तरमीम के तहत नैब का चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से लगाना है, और बाकी भी इस तरह की सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप मिल बैठ के सारे काम कर रहे हैं। तो जब ये जाहिर होता है कि लोगों ये जो इदारे हैं उनकी इकोनॉमी कंप्रोमाइज हुई है। पनामा केस के हवाले से जब FBR का चेयरमैन वहां पे गया, नैब का गया, FIA का गया, SCCP का गया, और इस तरह के जितने सो कॉल्ड ऑटोनोमस इदारे हैं जिनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो काम क्या करते हैं? दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जी वहां से क्या इंस्ट्रक्शन आनी है। तो वो किसी हद तक सिंध गवर्नमेंट या जरदारी साहब भी वो बिल्कुल उनका वो जायज़ हैं कि जी चूंकि वफाकी इदारे वफाकी हुकूमत के माताहत है, वहां से डायरेक्शन लेके काम करते हैं। भाई, होना तो ये चाहिए ना कि FIA है या नैब है, उन्होंने देखा है करप्शन हुई है, मैं इसमें सिर्फ ये इजाफा करूंगा उसको पकड़े, चार्जशीट करें। हमारी प्रोसिक्यूशन सिस्टम इतना खराब है कि आपने देखा होगा कि अभी भी जो बाज़ दहशतगर्द हैं वो स्टेज पुलिस मुकाबलों में मारने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पे जो नैब FIA बेलाग एहतसाब का तो कोई अदारा बन ही नहीं सका। बिल्कुल सही। वो उसको इंतकामी कर वो जो सैफुर रहमान ने एहतसाब बेरो बदनाम जमाम बनाया था, उसके बाद ये ट्रैक पे आ ही नहीं सका। और नैब
यानी उसका एक्रोनिम जो है तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो भी मुशर्रफ ने इंतकामी कार्रवाइयों के लिए बनाया था। एक नैब के चेयरमैन थे, बिल्कुल सही, उनके अजीज ही थे। उन्होंने कहा जी मैंने ये दराज में बेनज़ीर भुट्टो की फ़ाइल जो है बंद करके रखी हुई है ताकि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनके ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हो और लॉयल्टी। उसके चंद महीने बाद वो जर्नैल साहब जो है वो घर चले गए। जी गुम्मन साहब एक मिनट, मैं ये अर्ज करूं कि गुम्मन साहब ने बजा फरमाया है कि जब कोई इदारा हरकत में आता है तो जरदारी साहब जैसे जो पॉलिटिकल प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो आगे से धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर इदारों में जान हो तो धमकी का लहजा वो कोई बंदूक लेकर तो नैब या FIA के हेडक्वार्टर पर मेरा नजदीक है को आर्गुमेंट ही नहीं है। में जान हो और उनमें जो मैन पावर है, जो उनके अफसर हैं वो मेरिट पर हों और वो सियासी मुदाखलत से आजाद हों, तो जरदारी साहब लाख कहें, नून एक रवाक में दूंगा सिर्फ, लाख कहे वो अपना साहब सिर्फ एक रवाक दूंगा। जी सियासतदानों का काम धमकी देना है, अदारों का काम है काम करना। बिल्कुल। गुम्मन साहब शार्प कमेंट दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक। अच्छा जी बिल्कुल सही बात। मैं वही बताता हूँ कि तमाम सूबों के अंदर ये प्रोसिक्यूशन के नाम पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं, सिंध के अंदर कुछ फौज जफर मौज इन्होंने भर्ती की हुई है यंग लॉयर्स की एज ए प्रोसिक्यूशन लॉयर्स, लेकिन उनका काम यही है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, पॉलिटिकल अकोमोडेशन है लोगों के। वो आप देखें सब वहाँ पे जितने लोग भर्ती हुए हैं कि वो किसी के चाचा मामा ताया कहीं ना कहीं बैठा हुआ सियासी पार्टी में बैठा होगा, वही लोग एडजस्ट हुए। तो प्रोसिक्यूशन जब होगी इस लेवल की तो फिर मुल्क का वही लोग हैं सारे। निजामी साहब ने जो बात की ना प्रोसिक्यूशन लेवल पे, सब लेवल पे इस पे काम होना। जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल सिंध असेंबली में इस हवाले से एहतजाज भी करने जा रही है। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल का ओहदा खाली क्यों है? हुकूमत क्या सोच रही है? कहीं कोई डर तो नहीं? और अगर कोई डर है तो किस बात का? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, बात करते हैं कि ऑडिटर जनरल का ओहदा खाली है तो है क्यों? इजहार से पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी क्योंकि आप भी ऑडिटर जनरल रह चुके हैं। पहली बात तो ये कि ये सीट खाली होने के नुकसानात क्या हैं मुल्की या गैर मुल्की सतह पर, और दूसरी बात ये कि वजूहात क्या है, क्यों खाली है ये सीट अब तक? यहाँ मैं वजाहत कर दूं कि ऑडिटर जनरल जो है वो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। मैं एडिशनल ऑडिटर जनरल था ग्रेड 22 में, मैं ऑडिटर जनरल नहीं था। एनीवे, देखें किस्सा ये है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चंद दिन के लिए अगर ऑडिटर जनरल नहीं है। पहले एक ज़माने में ये था कि अगर एक हफ्ते के लिए भी ऑडिटर जनरल बाहर जाता है तो जो एक्ट करता था उसको ओथ दिलवाते थे। बाद में ये महसूस हुआ कि इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के लिए साल में कई दफ़ा ओथ दिलवाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑडिटर जनरल को फ्रीक्वेंटली बाहर जाना पड़ता है। तो पहले भी 8-10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए ऑडिटर जनरल बाहर जाता है। पीछे एक इदारा है, एक सिस्टम है, काम हो रहा है। सही। असल सवाल ये नहीं है, असल बात ये है कि ऑडिटर जनरल किस कायदे के तहत, किस फार्मूले के तहत, किस उसूल के तहत लगाया जा रहा है। देखें, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो इस वक्त ऑडिट डिपार्टमेंट में सीनियर लोग हैं ग्रेड 22 के, उनमें जो सीनियर मोस्ट है उसको लगा दिया जाए जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में यह होता है। और अगर सीनियर मोस्ट को नहीं भी लगाया जाता तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है कि वो उन 22 में से अगर लगा दे तो ये डिस्क्रिशन जुडिशियस होगी, यानी ये सवाबदीद जो उनकी है वो ज़्यादा आदिलाना होगी। दूसरा तरीका ये है कि रिटायर्ड आदमी हो, कोई ब्यूरोक्रेट इसी डिपार्टमेंट का, वो लगा दिया जाए। इसकी मिसालें भी हैं। प्रेजेंट ऑडिटर जनरल जो अभी रिटायर हुए हैं, फारिग हुए हैं, वो रिटायर हो गए थे, फिर उनको एक्सटेंशन मिली। ये भी एक मुस्तहसन तरीका है, लेकिन ये कम मुस्तहसन है। बेहतरीन फैसला ये है कि हाजिर सर्विस लोगों में से लगाया जाए। एक तीसरा रास्ता भी कभी कभी माजी में इख्तियार किया गया है जो बदतरीन है, वो ये कि ऑडिट एंड अकाउंट से बाहर के लोगों को पॉलिटिकल बेसिस पर, जैसे एक साहब थे SK महमूद, मरहूम हो गए, वो एक और सर्विस से थे। चूंकि भुट्टो साहब को जब हैंग किया जा रहा था तो वो वजीर दाखिला थे, तो उनकी कुछ
पार्टी को उनकी खिदमात पसंद आई थी तो उनको लगा दिया गया। इस पर बहुत रेपरकशन हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। बाहर से जो आदमी आता है उसको ये नुकसान होता है कि ये एक बहुत बड़ा केडर है, इसमें सैकड़ों अफसर हैं, तो वो उनसे वाकिफ नहीं होता। अगर महकमे का आदमी आता है तो उसको पता है कि ये लोग कितने दयानतदार हैं, ये आदमी कितना कॉम्पिटेंट है। तो असल मसला ये है। बाकी जो सर्टिफिकेशन का काम है कि ऑडिटर जनरल ने सर्टिफाई करना होता है अकाउंट्स को, वो कोई 8-10 दिन में, 15 दिन में, महीने में नहीं होता। वो तो रिपोर्ट्स आती हैं, वो तो साल में एक आध दफा या 2 दफा वो मौका आता है। इसलिए गैर हाजिरी जो है ऑडिटर जनरल की वो असल मसला नहीं है। असल मसला ये है कि उसका चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे हो। घुमन साहब, इज़हार साहब ने बड़ी डिटेल में बात की है। बहुत सारे जरूरी काम ऐसे हैं जो रुक जाते हैं, जो इन मामलात को आर्जी तौर पर देखने वाला शख्स जो है वो सरंजाम नहीं दे सकता। इनमें बहुत से अहम मंसूबे भी होते हैं। क्या समझते हैं किस हद तक नुकसान है? देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसके मेंबर्स हैं 199, अराउंड 200 के करीब मेंबर्स हैं। उसमें आज की तारीख में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका ऑडिटर जनरल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 8 अप्रैल को ऑडिटर जनरल ने रिटायर होना था, उसकी ऑलरेडी पता था कि इस डेट को उनका टाइम पूरा हो रहा है, तो उससे पहले जो भी प्रोसेस करना था वो प्रोसेस कर देते। अब इसके पीछे सियासत क्या हो रही है? पहले 4 बंदू के नाम जाते हैं, उसमें 4 बंदू में वो नाम पसंद नहीं आया, ऐसा पहले भी कभी हुआ है, ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये अब ऐसा पहले भी कभी हुआ है? अच्छा, यहाँ पे तो नहीं, इस तरह का नहीं हुआ। पहले जब हुआ था, आपको याद होगा कि जब इससे पहले राना असद आए थे, उस टाइम राना असद से पहले राना बुलंद अख्तर थे, उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी कैनेडियन की, वो काफ़ी मसला बना था। फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब को एक लेटर इशू करना पड़ा था कि कोई मसला नहीं है, एक ड्यूल नेशनैलिटी का भी हो सकता है। अच्छा, इनमें एक साहब हैं जावेद जहांगीर साहब, ये ग्रेड 22 का रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे एज ए CDA मेंबर 2013 के अंदर। वो करप्शन चार्जेस वो अभी भी स्टैंड करते हैं, वो अभी भी उस किसी हवाले से अभी ये खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं इसहाक डार साहब और जो आउट गोइंग असद अमीन साहब हैं वो इनको लाना चाहते हैं, लेकिन वो चार्जेस हैं उसकी वजह से ला पा रहे। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें। जो भी अभी ऑडिटर जनरल आएगा वो आइंदा 4 साल के लिए होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो जितने भी 4 साल के लिए होगा, जो भी ऑडिटर हैं वो सारे को लुक आफ्टर करेगा। तो वो गवर्नमेंट कोई ऐसा बंदा चाहेगी जो उसका मनपसंद हो, मर्जी वाला हो, क्योंकि वो सर्कुलर डेट याद होगा, वो क्लियर होगा था। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को ऐसा बंदा चाहती है जो उनकी फेवर में हो। निजामी साहब, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ऐसा नहीं है मुझे मौका दे दे, थोड़ा सा पहले गई है वो पसंद नहीं आई। जी बिल्कुल इज़हार साहब, मुझे अब निजामी साहब की तरफ जाना है। उनका भी 2 आदमी जो जी अच्छा निजामी साहब, जैसे कि घुमन साहब ने ये कहा कि ये इसकी जो तैनाती है उसमें कुछ फेवरेटिज्म भी है, कि इसकी तैनाती पनामा से मशरूत तो नहीं? ये बात ये है कि जो सियासतदान है हमारे, उनकी कोशिश होती है कि अदारी आइनी और अदारों की बजाय अपने मंजूर नज़र अफराद को लगाएं। अब मसलन मैं आपको एक ऐसी किस्सा सुना देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के दूसरे दौर में उनको बड़ा शौक था कि मल्टीनेशनल से लोग लेके आए। तो वो एक सिटी बैंक के बैंकर थे, उनको मोइन खान, उनको उन्होंने FBI का चेयरमैन लगा दिया और उन्होंने कहा कि FBI को बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अदारा बना दें। उन्होंने पूरा उसका एक फ्रेमवर्क बनाया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको टाइम दिया, उन्होंने कहा कि जी ये, उन्होंने उनको बताया इसका ये, उनका इसमें वज़ीर-ए-आज़म का क्या रोल होगा? उन्होंने कहा कोई रोल नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर रहने दो। उसके कुछ दिन बाद वो एक दावत में थे, तो उनको जनाब पता लगा कि नोटिफिकेशन हो गया कि उनको सैक कर दिया गया। और उस वक्त कौन पेश था इस मामले में? मिस्टर इसहाक डार। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो एक कंट्रोल फ्रीक हैं। वो चाहते हैं कि वो ये जो जितने भी मालियाती मामलात हैं ना, वो खाली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक जार हैं एक किस्म के। वो चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे वो ऑडिटर जनरल हो, वो कॉमर्स हो, वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ जो है ना वो घंटा मतलब फैसलाबाद के घंटा घर की तरह उनके जरिए हो। बिल्कुल सही, वो चाहते हैं कि उनके जरिए हो। नाज़रीन, पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क ऐसा है जिसका ऑडिटर जनरल नहीं है, इस वक्त लम्हा फिक्रिया है। जी घुमन साहब, शार्प कमेंट कीजिए, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। एक क्विक कमेंट जी। अच्छा, ये है कि तारिक बाजवा साहब हैं जो आजकल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, इनकी रिटायरमेंट होनी है 18 जून को। तो एक खबर के मुताबिक ये मामले को शायद लटकाया जाए 18 जून तक, वो जब रिटायर हों, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, वो इसहाक डार साहब के बहुत करीब हैं, तब तक शायद को लटका के तो फिर उनको एडजस्ट किया जाए। अब देखना ये कि अब किसकी बारी आती है। वैसे इसका बेहतरीन हल ये है, इंसाफ
का ये तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह सीनियर मोस्ट हाजिर सर्विस आदमी को लगा दिया जाए। जो बिल्कुल सही, सीनियर मोस्ट हाजिर सर्विस जन को लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का, खावर घुमन साहब, इजहारुल हक साहब और आरिफ निजामी साहब। सुबैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे नए प्रोग्राम नए डिस्कशन के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।